यहां तक क्लियर होगा विजन? पहला क्वेश्चन पहला खंड में जरा एंट्री मारते हैं और समझने की कोशिश। ऑनलाइन में किन्हीं को दिक्कत हो तो बताइएगा, जो भी है ऑनलाइन में जहां दिक्कत हो बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता। ऐसे है भाई, शॉर्ट में देगा, उसको पूरा आपको क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा क्या कहानी है इस लाइनिंग की। अब यहां पे जो बातें चल रही हैं ये किसकी चल रही हैं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। वैश्विक मतलब दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता क्या है। फिर चाहे वो G20 की बात हो, फिर चाहे वो सार्क की बात हो, बात समझ में आ रहा है, या फिर चाहे वो क्या हो, हमास फिलिस्तीन की बात हो, फिर चाहे इजराइल फिलिस्तीन की बात हो, फिर चाहे भारत की दोस्ती की बात हो दूसरे कंट्री के साथ में, फिर चाहे उसकी मध्यस्थता की बात हो, फिर चाहे उसकी संस्कृति की बात हो, सब में भारत क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है। भारत एक पहचान दे रहा है कि हम आज भी क्या कर रहे हैं, गांधी जी की सत्य और अहिंसा को पूज रहे हैं। आज भी हम क्या है, वसुदेव कुटुंबकम की नारा लगाते हैं, लड़वाते नहीं है, बचाते हैं, शांति का संदेश देते हैं, मध्यस्थता का किरदार निभाते हैं। कितनी शानदार ऐसे था इसका। और ये जस्ट लाइक अगर देखा जाए तो IR से सुजीत सर रिलेशन रखता है ऐसे। क्लियर है? लिखना कितना में है, तो कम से कम 700 शब्द और ज्यादा से ज्यादा 800 शब्द, इसी के आसपास रखना आपके क्वेश्चन को। इसका मतलब हुआ कि सुजीत सर कम से कम 8 पेज तक जाएगा, 8 पेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। टोटल 8 3 24 पेज तक में हमको पहुंचा देना तीन से। एकदम विजन पूरा क्लियर रखो, आसान हो जाएगा। यही ऐसे लिखना। बाय चांस हो सकता है नहीं हमको आया ये क्वेश्चन, छोड़ दो, दूसरे में चलते हैं। आ भी रहा फिर भी एक बार चारों को देख लेते हैं, किसको पुट आउट करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देश का विकास सूचना प्रौद्योगिकी। देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, ये दो पार्ट में डिवाइड है, और का मतलब दूसरा पार्ट हो गया। देश को अगर विकास करना है तो सूचना प्रौद्योगिकी को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग कर देना है। इससे पहले अगर देखेंगे क्वेश्चन तो स्पेस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसके पिछले बार क्वेश्चन। यानी कि ये जो ऐसे है ये किससे है, साइंस टेक्नोलॉजी से है। यानी कि देश का विकास सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना क्या है, इंफॉर्मेशन है, जस्ट लाइक डाटा है, नेटवर्किंग है। इसमें सारा डाटा जो है वो क्या है, कलेक्ट है। आपका पूरा डाटा जो है वो किसमें है, आपके सिस्टम में रखा हुआ है। अगर एक भी डाटा थोड़ी सी भी, जरा समझ लीजिए क्या कह रहा है, एक भी डाटा अगर गलत हो गया, गलत लोगों के हाथ में चल गया, तो पूरा का पूरा आपका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके पास में कोई भी व्यक्ति जो है आपका डाटा ही तो लीक करता है, उसी डाटा के दरमियान उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बाहर चली जाती हैं, रहता तो डाटा ही है। और ये सारी डाटा जो है वो किसमें है, सूचना प्रौद्योगिकी में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, पहले ये कंप्यूटर साइंस ही था, आगे चलने के बाद इसके डिपार्टमेंट को बदल दिया गया, कंप्यूटर से अलग एक कर दिया, क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं IT। क्लियर है? सूचना प्रौद्योगिकी ये सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया चल रहा है। क्या हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको नहीं बताया? एक बार कौन पूछे, कई बार ऐसी चीजें का डिस्कशन हुआ। इसके साथ साथ आए दिन जिस तरीके से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, जिस तरीके से सूचना का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का भी हनन होते जा रहा है। कई बार आपको बताते जा रहे थे कि कुछ भी चीजें हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको हर 7 दिन के बाद अपडेट करते रहिए, जिससे क्या होगा, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी आपका पासवर्ड जब इधर उधर हो जाएगा तभी तो आपका इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा। बताया हुआ है, आसान है, सबसे आसान है, आप लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तभी लिख पाएगा, ऐसे संभव नहीं लिखना, क्योंकि एक पार्ट तो पता है देश का विकास, लेकिन दूसरा पार्ट जो है जोड़ना किसमें, सूचना प्रौद्योगिकी से। यानी देश के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, इसी को डिस्कशन करना है। मुश्किल है क्या? तीसरा, चलो हमारे लिए ये भी नहीं पता, सूची से छोड़ दो। तीसरा, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। इस पे तो कम से कम हमको लगता है कम से कम 80 से ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, कम से कम, एडिटोरियल से लेकर पता नहीं क्या क्या नहीं। इधर लगता है 4 दिन पहले दिए, 4 दिन पहले भी बताया।
जो आपको बता रहे थे किस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें कौन कौन से कारक जो है जिम्मेदार हैं, कैसे इसको कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है, वो भी बात बताए थे। ये तो अभी बता रहे, यानी कि पर्यावरण अगर असंतुलन हो जाएगा तो सृष्टि का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। बताने वाली बात है। इसके कारक बताइए, कारण बताइए, कारण तो कारण बताइए, फिर इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या समाधान होगा, क्या इसका भारत सरकार के पास में योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लिखिए। कितना आसान तो है। अब ये मत बोलना कि आप वहां से बोल देते हो, बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि क्लास में बताए हैं, नहीं बताते तो नहीं बोलते। आसान तो है, ये तो परसों तो इससे पहले कई बार बता चुके हैं, लेटेस्ट में बताया हो। यानी अगर देखा जाए तो ये एकदम लेटेस्ट चर्चा अभी 4 दिन पहले की है, एकदम ब्रीफली चर्चा यहां पे बोर्ड पे की है, बोर्ड पे विथ फॉर्मेटिंग के साथ में। कोई भी आदमी आराम से 1000 शब्द लिख दे। फिर से कह रहा हूं, हमारी स्वर में आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत समझिएगा। मेहनत किया हूं इसलिए गले से निकल रही आवाज, नहीं करता तो बोलता वहां ठीक है, बोलते निकल जाओ, नहीं बताए नहीं बताए, ये नहीं बताए, कैसे बोल दूं बताऊं, ये बताया हूं, ये बताया हूं। अब भूमि संरक्षण और जैविक खेती कम से कम 20 बार बताया हूं। जैविक खेती, जैविक खेती, सिक्किम का एग्जाम्पल दे दे के समझा समझा के बता दिया। आए दिन जो है किसानों की आय में जो कमी हुई है, अभी जस्ट बताया हूं, कमी जो हुई है उसके पीछे जो है पेस्टिसाइड्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, अभी तुरंत तो यहां पे बताया हूं। इसके लिए मैंने आप एग्जांपल भी दिया था, राख को भी यूज कर सकते हैं, गोबर को भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ में क्या नीम को यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ में गाय के मूत्र को भी कलेक्ट कर दे सकते हैं, कई दिनों तक नीम के पत्ते में रख के ढक दीजिए और उसका भी आप क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। जैविक खेती कितना तो बताए हैं, कोई बोल के देखे मेरे को नहीं बताया। एकदम आसान है जैविक खेती। भूमि का संरक्षण अगर करना तो जैविक खेती करना ही पड़ेगा आपको, नहीं कीजिएगा तो पेस्टिसाइड से पूरा भूमि बंजर हो जाएगा आपका। ये वैसे ही स्थिति है जैसे 1917 में चंपारण में नील की खेती के कारण पूरी भूमि बंजर हो गई थी। समस्या इस बात का नहीं कि इकोनॉमी खराब हो रही थी, समस्या इस बात की कि जमीन खराब हो रही थी। आवाज इसलिए उठी थी। अगर थोड़ा सा इसका छेंक मार दो, 4 चांद लग लगे जरा दिमाग में। तो ये क्वेश्चन अब हमारे पास में अगर कोई स्टूडेंट होगा, जब इस तरीके से समझेगा तो सबसे पहले क्या देखेगा कि अब इसमें से कौन अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। पहला समझ से बाहर है, हालांकि ज्यादातर लोग पहला वाला ही लिखेंगे क्योंकि पूरा करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आईआर में आपको बढ़िया से जोड़ सकते हैं, पहला भी लाजवाब तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे सबसे बेहतरीन जो होगा वो 3rd नंबर वाला होगा। अल्टीमेट इतना सुंदर लिखिएगा कि नंबर जो धुआंधार मिलेगा। बस अंतर इतना सा है औरों से, गैरों से, खास करके इंग्लिश मीडियम वाले से, एग्जाम्पल लिखने वक्त उसको जरूर करंट अफेयर से जोड़िएगा, मजा आ जाए। जो आपको बताए हैं क्या हालत भी है पर्यावरण की, ये आराम से लिख सकते हैं, एकदम जोड़ सकते हैं। बोलने वाली बात है, तेलंगाना तो फर्स्ट क्लास जुड़ेगा। बता तो दिया उस दिन कि 400 एकड़ भूमि को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है विकास के लिए, और आप कहते हैं कि बिहार में विकास की जरूरत है। जब नहीं है तो यह हालत है बिहार का, जब हो जाएगा तो क्या हालत होगा बिहार का, सोचो जरा। एक सड़क बनता तो कितनी पेड़ कट जाती है, सोचो एक उद्योग बनेगा तो क्या हालत होगा, उसके बाद भी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। नहीं, इसे करके एग्जाम्पल दे देकर आपको समझा रहे थे, क्लास में बता रहे थे। इसीलिए मैं चाहता तो आराम से इस वीडियो को छोटा सा बना के दे देता, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आपके सामने इसको डिस्कशन करूंगा। आंखों के सामने रहता है ना तो अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ क्लास में बैठा हुआ एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये सब था, लेकिन हमने कोशिश ही नहीं किया। चलो, ये पहला पार्ट हुआ। पहला पार्ट में एक क्वेश्चन तैयार हो गया। हमको 4 से मतलब ही नहीं है, हमको 2 से मतलब ही नहीं, हमको 3 से मतलब है, हमको 1 से मतलब है, और एक मुझे मिल गया, मैं आसानी से लिख लूंगी। समझी जरा दिमाग में? क्लियर हो गया? आगे वाला सेक्शन में चले। चलो, ये तो एडवर्टाइजिंग कर दिए, ये भी एडवर्टाइजिंग कर दिए कि आइए हमारे पास में ऑनलाइन ऑफलाइन। और ये दूसरा पार्ट, अरे ये पेज चला गया क्या कहीं? रुको तो, ओह रुक जाओ, इसी के नीचे है, रुको। सेक्शन दूसरा, रुक जाओ। हाँ,
चलो आओ, अब आते खंड दूसरा। पहला खंड देख लिए, एक क्वेश्चन बन गया। क्लियर। अब सोचो जो लोग दिए होंगे मेंस, कितना खुश हुए होंगे। रात भर फोन आया सर, जिसका डर था प्रॉब्लम सॉल्व। और इसमें सेक्शन थर्ड वाला बाबू सबसे ज्यादा डर होता है, अभी आने वाला 2 मिनट में। अब सेक्शन सेकेंड, इसमें क्या है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर लिखना। 4 ऑप्शन है, एक आपको चूज करना, चुनना। चलो पहला चुनते हैं, क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। पहलगांव जिस तरीके से हुआ है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से हुआ है। सवाल न उठता है कोई अटैक कर दे अपने घर पे, कहीं ना कहीं चूक हुई है, अनजाने ही चूक हुई है। हम ये नहीं कहते जान के ही हुई है, या जान के भी हुई हो, वो तो रिपोर्ट जब निकलेगा तब पता चलेगा क्या सच्चाई है। लेकिन चूक तो हुई, तभी तो ऐसी घटना का अंजाम दिया गया है। क्लियर है। अगर ये वाला कोई लिख रहा होगा, तुरंत अभी पहलगांव का एग्जांपल दे दिया होगा, ले नंबर उठा के लेकर चल जाएगा, करंट मुद्दा में मारेगा क्लिक। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति देश की सुरक्षा है। ये लोग अगर चाहेंगे तो देश की सुरक्षा होगा, ये लोग चाहेंगे तो देश की बर्बादी होगी। समझने में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। यानी ये भी क्या है, आसान है, आसान है। क्लियर है। दूसरा नेक्स्ट, ये तो पढ़ाई भी नहीं है, हमें कभी आपसे लिखवाए भी नहीं है, तो कैसे बोल दे कि हम पढ़ाए हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार का अंत देश का उत्थान। कम से कम 50 बार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार, देश के उत्थान में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार। लेकिन यहां यह भी कहा जा सकता है कि कई देश जो हैं उनका उत्थान हो गया है, लेकिन भ्रष्टाचार भी साथ साथ चल रहा है। यहां गौन है पकड़ना। कई ऐसा देश है जिसमें भ्रष्टाचार भी है और विकास भी है, दोनों चल रहा है। और कई ऐसे देश हैं जहां पे भ्रष्टाचार चल रहा है जो विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अब बताओ, तीनों एंगल से लिखना होगा इसको, क्या नहीं समझाए हैं? क्या मुश्किल है? ये कोई भी समझ जाएगा कि भ्रष्टाचार का अगर अंत नहीं होगा तो कभी भी उत्थान नहीं हो सकता है, किसी भी एंगल से देश का उत्थान नहीं होगा। जब तक देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, देश आगे कभी बढ़ नहीं सकता है। देश को आगे बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी नारा दिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। और जो आप एग्जाम्पल दिए, कहीं भ्रष्टाचार है फिर भी है, वहां पे बहुत लिमिटेड मात्रा में पॉपुलेशन है और रिसोर्सेज अनलिमिटेड मात्रा में है। हमारे पास में पॉपुलेशन अनलिमिटेड मात्रा में है और रिसोर्सेज जो है लिमिटेड मात्रा में है। यहां पे ये भी लिख के देना होगा। कहते हो मुश्किल है, क्या मुश्किल है भाई? और इसी के लिए एक मोटा रकम उठा के जाके देते हो स्टार टीचर को, क्योंकि आपको स्टार टीचर से ना पढ़ना, पढ़ो, मेरा क्या जाएगा। अब अफसोस तो हो ही रहा होगा, हाथ से निकल गई सब कुछ, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी बातें बोली जाएगी, बड़ी बड़ी चीजें दी जाएगी। आप लिख लो, आपकी कॉपी कोई और चेक करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट, चिंता नहीं करो, देखो इधर 2 क्वेश्चन वहां, 2 क्वेश्चन यहां। नेक्स्ट 7, थोड़ा सा बड़ा करें, रुक जाओ तब दिखेगा आपको। हाँ आ जाओ। नेक्स्ट है, शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। एक न जाने कितना नारी सशक्तिकरण का लेक्चर तो तुम लोग से यहां से हम दिलवा दिए। हर जगह नारी, कई बार बोले हैं, सबसे पहले जब जब समाज की चर्चा हुई तब तब बोले हैं, समाज तभी चलेगा जब नारी चलेंगी, नारी सुरक्षित होंगी तभी देश सुरक्षित होगा। देश समृद्ध तब होगा जब नारी समृद्ध होगी। पढ़ेगी बेटियां तभी बढ़ेगा भारत।
नारी के बारे में हमेशा बोले, और नारी से इस बार क्वेश्चन पूछ दिया गया। ये नारी कहां है? समाज में, सामाजिक इसे है। अब जब फिर से देखना, शिथिल कानून, एकदम कमजोर कानून जो है, शिथिल पड़ा हुआ, शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण के लिए एक बाधा है। ये बाधा है। बेटिया को किसी भी हालत में आपको बचाना होगा। जब तक बेटी सुरक्षित नहीं होगी तब तक देश सुरक्षित कभी नहीं हो सकता है। बेटी को सुरक्षित करना एक नैतिक जिम्मेदारी हम सब की है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो। आपको करना होगा। जब देवी देवता की बात आती है तो इसी बेटी के पास में जाके सर झुकाते हैं, और जब समाज में बेटी आती है तो इसी बेटी के साथ में आप कुकर्म करते हैं। शर्म करो। कितनी बार बताया हूं इसे में। इसी को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक से सब तरीके से जोड़ना है कि शिथिल कानून की व्यवस्था जो है वो नारी सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ी बाधा है। नारी कभी ऊपर नहीं उठ सकती है। और इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जाना होगा दौड़ के, और हड़प्पा सभ्यता से बताना होगा कि ठीक है, वहां मातृत्वात्मक समाज उतने विस्तृत रूप से फैला हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी महिलाओं का सम्मान था। ऋग्वैदिक काल जब आया तब तक महिलाओं का सम्मान चल रहा था, लेकिन जैसे ही लोहे की खोज होती, उत्तर वैदिक काल आता है, उसके बाद महिलाओं का सम्मान पूरी तरीके से क्या हो जाता है? पर्दे के अंदर रह जाता है, चार दीवारी के अंदर घिर के रह जाता है। उसके बाद महिला थोड़ी देर के लिए 1905 के बंगाल विभाजन के बाद बाहर निकलती है। उसके बाद फिर महिला को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। लेकिन यह पितृसत्तात्मक समाज है जहां पे महिलाएं आज भी दबी कुचली सी महसूस करती है। इसके पीछे का कारण जो है शिथिल कानून और व्यवस्था है। पुरानी सोच है, पूर्वाग्रह वाली सोच है, पितृसत्तात्मक सोच है, जो महिलाओं को इस तरीके से करके रखा हो। जुड़ना था। है मुश्किल, बताइए, नहीं बताए हैं आपको? कितना बार क्लास में बताए हैं आपको? इसी को लिखना था। हमें क्या मतलब, हमें पास करने से मतलब, हमें भीड़ में बैठने से कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं पूछेगा कि सुजीत सर के पास पढ़ रहे हो या मनोहर सर के पास पढ़ रहे हो। बस एक बात पूछेगा, सिलेक्शन हुआ? गलती बोलते हैं प्रीति। बस इसी चीज को करना। आ जाओ, टेंशन मत लो, इधर आओ। तुम्हारा भी वक्त आएगा लौट के, टेंशन क्या लेती है कि नहीं? अगला वक्त अपना वक्त होगा। चले, हाँ आओ। नेक्स्ट, आठवां, इसका चौथा नंबर। चौथा क्या है? विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। और ये किसे? आध्यात्मिक, अध्यात्म किससे चलेगा? फिलोसफी से। क्लियर है? लगता लाइट नहीं है क्या? ये चल जाएगा फिलोसफी से, जरा समझना। अब यहां पे क्या करा? आध्यात्मिक चेतना के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। लोगों को क्या होगा? अध्यात्म की जान सोचना होगा। समाज क्या है, हमारे लिए क्या दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम देश को क्या दे सकते हैं, हम समाज को क्या दे सकते हैं। पूरी तरीके से ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ। जब हम इतिहास पढ़ाते हैं तब भी हम आपको अध्यात्म वाला देते हैं, जो बीच बीच में आप सुनते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास चार है, चार में जिससे चाहो उससे लिख लो। ज्यादातर बिटिया जो होगी सभी इसको लिखेगी, सबसे आसान, सबसे बेहतरीन और जबरदस्त लिखेगी। बाकी जो है वो तो आपके सामने है ही है। दो यहां है और दो यहां पे है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, देश की सुरक्षा, क्लियर, ये भी समझ। भ्रष्टाचार अंत, देश का उत्थान, कुछ लोग इसको भी लिखेंगे, ये भी आसान है लिखने में। तो जैसे चाहो वैसे लिख दो, करंट से जोड़ के लिख दो, डाटा के साथ लिख दो, गजब मजा आएगा। दो तो आराम से। हमको क्या, हमको चारों नहीं मैच करे, नहीं सूजी सर नहीं पढ़ा, हमको क्या मतलब है? एक मैच हुआ ना भाई, हो गया, काम खत्म करो। एक ही तो तुमको लिखना था, चारों हम मैच करवा के क्या कर लेंगे? हमको तो एक से मैच करवाना, हम बताए हैं, लिखाए हैं, यहां बोर्ड पे फॉर्मेटिंग बनाए हैं, आपको सिखाए हैं, काम खत्म करो। अब नहीं आप लिख के हम क्या कर सकते हैं? हाथ पकड़ थोड़ी लिखा सकते हैं। चलो अब लास्ट सेक्शन, इसी का तो इंतजार बहुत देर से किए हुए हैं, गाल पे हाथ रख के, है कि नहीं? नहीं है ना? अनु बड़ा मुस्कुरा रही है। सुजीत सर, तीसरा सेक्शन बहुत डर लगता है। आओ नेक्स्ट, पीछे देखिए ध्यान से। निम्नलिखित विषय में इसमें भी क्या करना है? एक पे लिखना है गुरुदेव। आओ अब इसका जरा तमाशा देख लो। इसका तो बोलने में मुंह घूमेगा, फिर भी घुमाएंगे। पहला देखो क्या है? बनले के साथी सब केहूं
औड़ी बिगड़ले केहू नहीं, इसका मतलब क्या हुआ जरा बताओ। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। ये बोलने वाली बात है, चाहे जितना भी बोलो राम रहीम। सुखी में सब है, दुख में कोई नहीं है। ये हकीकत है, समय रहते हम लोग सचेत हो जाएं। अभी इस बुरे घड़ी घड़ी में कोई है साथ, कहीं से कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हमको पता अच्छा वक्त आने वाला है, एकदम श्योर आने वाला है, लेकिन जैसे अच्छा वक्त आएगा उसके बाद देखना इनविटेशन, सर आइए ना हमारे पास पढ़ाने के लिए, सर जो कहिएगा देंगे। इस समय कुछ नहीं। इसी का रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूं। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, इसी पे लिखना है ऐसे। बताओ, अगर समझ गए तो ऐसे लिखना तो आसान है, लेकिन इस पे हम नहीं लिखा, हम सिखाए, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं बुरे वक्त में कोई नहीं है इस दुनिया में, इस पे तो नहीं हम बताए, लेकिन हमेशा ही बात बोलते रहते हैं यहां अपना कोई नहीं है, मां बाप भी अपने नहीं है। जो बिटिया मां बाप को कुछ देगी उसी बिटिया की इज्जत होती है घर में, और जो बिटिया मां बाप से लेती है उसकी इज्जत नहीं होती है। मैं बार बार बोलता हूं, आज भी सुबह बोल रहा था, ये वही बात है, याद रखना। कहने का मतलब है बनले के साथी सबके हूं, और उड़री बिगड़ले काहू नहीं। बिगड़ले काहू नहीं मतलब क्या है, बुरे वक्त में काहू नहीं मतलब कोई भी नहीं है, सिंपल सा। दूसरा, जियते माछी नाही घोटाई। जियते माछी मतलब समझते हैं, जिंदा मछली ना घोटाई। काहे ना घोटाई हो, काहे ना घोटाई? हड्डी खा के ई दांत से घींची, आई माछी ने घोटाई जेकरा में हड्डी भी ना बा, वो तो तुरंत दांत में दबाई अब मुंह में घुसाई। मच्छी में हड्डी होता है? नहीं होता। हम ऐसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहा है। ये कौन सा डिस्कशन हो रहा भाई, है कि नहीं? ध्यान रखना, जियती माछी ना ही घोटाई, इसका मतलब क्या होगा, कौन बताएंगे? इसका सीधा सा मतलब होता है, एक लाइन में, आंखों के सामने गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये एक बार नहीं कई बार बताया, मर जाएंगे मिट जाएंगे, गलत होने नहीं देंगे। आपको एक ही लाइन तो बोलते रहते हैं, और कई बार हम बोले हैं, और कई बार हम समझाएं इस पे। चाहे कुछ भी हो जाए, इस संस्था को जिंदा रखेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, अपने आंखों के सामने गलत होने नहीं देंगे। अब देखना, कभी कभी हमेशा आपको इंडिकेट करते हैं, चाहे कोई भी यहां पे आएगा ईमानदारी से पढ़ाएगा। आप हो, आप ईमानदारी से पढ़ोगी, अगर रियल में तुम पढ़ोगी तो रहोगी, नहीं तो बाहर निकल। बीपीएससी के हो तभी आप यहां पढ़ सकती हो, दूसरा कोई यहां जगह नहीं है किसी के लिए, चल बाहर निकल। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गया ना, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि आंखों के सामने गलती बर्दाश्त नहीं होगा। इस पे आपको लिखना, क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है? इसका मतलब आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं गलती होगा, इसका मतलब उस इंसान के अंदर नैतिकता है, उस इंसान के अंदर जिम्मेदारी है, उस इंसान के अंदर राष्ट्रवाद है, उस इंसान के अंदर देश प्रेम है। वो कभी गलत नहीं कर सकता है, और ना कभी किसी को गलत करने देगा आंखों के सामने। जिसको कहते हो ना, ये ईमानदार अफसर है। कई बार, रुक जाओ, लाइट आ गया, बताओ ये मुश्किल है कोई? कई बार एकदम आसान है। इधर देखो पहले, छोड़ दो, सब है दिया हुआ, क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको। नेक्स्ट, बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम परूड़। हालांकि हम बताए थे परूड़ दास, लगा दिए थे, याद है? एकदम जीरोक्स, एकदम क्लासे का उठा के सेम टू सेम। संजोग है, भगवान का कृपा है, मेरा कोई इसमें नहीं है, क्रेडिट है, एकदम सेम टू सेम है। यानी बाप साधारण और बेटा असाधारण काम कर दिया। जैसे आपके बाप जो है वो क्या है, साग पात है, खेती करते हैं, है कि नहीं? रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, और आप बन जाइएगा एसडीएम, क्या तबाही होगी। सांस लंबा मत लो, अभी चुपचाप रहो, पीटी पास नहीं करता, सांस लेता, बस समझे? इसका मतलब ये, और पूरा फॉर्मेटिंग के साथ में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सब कुछ बताया हुआ, कैसे जोड़ना, एवरीथिंग। और खास करके जो आपके ऊपर प्रेशर दिए थे वो किसमें दिए थे, समाज में ले जाकर, याद कीजिए, यही लिखना था। इसका मतलब एक तो तय हो गया
कि सुजीत सर ये 10 नंबर और 11 नंबर तो कंफर्म है, जितना चाहो उतना पेज हमसे लिखवा लो। नेक्स्ट जो है, जैसन बोईबा वैसने काटबू, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल सा है। ये भी सबसे अल्टीमेट है, वन ऑफ द बेस्ट। कई बार आके आपको मजाक मजाक के लहजे में भी बता देते हैं और सिखा देते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए। एक कहावत पे आपको बताते नहीं है कि कभी कभी नहीं बोलते कि मम्मी हमको यही बात बोलती है, बबूल का पेड़ रोपे तो आम कहां से तुमसे हम उम्मीद करें। कभी कभी मम्मी गुस्सा में होती तो यही बात बोलती है। एकदम इजी है, सबसे आसान है। ये तीन जो है हमेशा चर्चा का विषय रहा है। जैसन बोवा वैसन काटवा, जो बोओगे वही काटोगे, जो करोगे वही भोगोगे। कई बार सुनाया हूं, यही है ऐसे। अब बताओ कौन सा बड़ा मुश्किल ऐसे था जिसको लेकर हाय तौबा मचा कर रखे हो। कभी ऐसे आपको परेशानी नहीं देगा, बस लिखना आना चाहिए, मुझ पे बिलीव करो। और लिखना आने के लिए डेली एडिटोरियल पढ़ो, कहीं किसी के दरवाजे पे भटकने की जरूरत नहीं है। मत पैसा बर्बाद करो और ना वक्त को बर्बाद करो, ऐसे तुम्हारे बाहों में है। बताओ सब में दो दो मैच कर रहा है, लिखना एक है, ऑप्शन 4 है। अब भी तुम इसको मुश्किल समझती हो। अब कुछ मन हल्का हुआ, अब समझ में आया। बस चले आगे बढ़े, चलो। हाँ बोलो ना बाबू।